तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट करने से पहले मैं कुछ एक आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, मुझे उसका आंसर देना, ठीक है। सबसे पहली बात आती है, यूनिट फिफ्थ क्या है आपके पास, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। सबसे पहले आपको याद होगा हमने प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, है ना। हमने दो टाइप के प्रोजेक्टाइल पढ़े थे, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज एंगुलर। उसमें हमने क्या पढ़ा था, जब भी हम किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एट सम एंगल प्रोजेक्ट करते हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी, तो वो कौन सा पाथ फॉलो करती है, कौन सा पाथ फॉलो करती है, कौन सा पाथ फॉलो करती है। प्रोजेक्टाइल को जब आप फेंकते हो तो वो कौन सा पाथ फॉलो करती है, पैराबोलिक पाथ। दोनों में हमने पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल फर्स्ट जो एक्सप्रेशन था वो ड्राइव किया था, जिसमें लास्ट में हमारे पास इक्वेशन आती थी, एक जगह y = kx² और एक जगह क्या आती, फिर वो माइनस में इक्वेशन बनी थी -k टेंजेंट थीटा वाली, ठीक है। दोनों इक्वेशन हमारे पास क्या आती है, पैराबोलिक इक्वेशन आती है, जिसमें हमने ये प्रूव किया था कि कौन सा पाथ फॉलो करता है, पैराबोलिक। यानी एक में क्या था ऐसे और एक में क्या था, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फिफ्थ यूनिट, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। देखो रोटेशनल मोशन सबको पता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है, जब कोई बॉडी रोटेट करती हुई मूव करती है ना। तो या फिर सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ये क्या है, रोटेशनल मोशन है। लेकिन अब क्या हुआ, सपोज करो कोई इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे मैंने कोई सर्कुलर बॉडी रखी, तो वो क्या करेगी, वो रोटेट भी करेगी और आगे भी आएगी, यानी यहाँ पे रोटेशनल मोशन भी होगा और ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा, तो कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। तो यानी हम यहाँ पर एक तरह से बात कर रहे हैं ट्रांसलेटरी मोशन जो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, रोटेशनल मोशन किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड रोटेट करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल, यानी आगे भी बढ़ रहा है और रोटेट भी कर रहा है, ठीक है। तो जब भी आप इस मोशन की बात करोगे तो हम हमेशा बात करेंगे सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास कैसे समझोगे, देखो सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास समझने के लिए हम दो टाइप की बॉडीज लेते हैं। एक तो सिंपल जब पॉइंट मास ऑब्जेक्ट हो, ठीक है भाई, आपने कोई बॉडी ली जिसके पॉइंट मास ऑब्जेक्ट आपने कंसीडर किए, भाई 3 पार्टिकल है, 4 पार्टिकल है, 5 है, या फिर एक होता है कोई पर्टिकुलर यानी अनऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है, किसी पर्टिकुलर शेप में पूरी हैवी ऑब्जेक्ट है, पॉइंट मास नहीं है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो जब हम इनकी बात करेंगे, देखो इसमें भी आगे क्या होगा कि मास कैसा है, क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, क्योंकि अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हमेशा उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा दैट इज ऑलवेज सेंटर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, सेंटर होगा, ठीक है। लेकिन अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तब क्या होगा, तब सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, तो करेंगे सेंटर ऑफ मास होता क्या है, फिर हम इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे कि सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ये एक किसी भी ऑब्जेक्ट में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर ये मान के चलते हैं हम कि बॉडी का सारा मास वहां पे कंसंट्रेट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में नहीं करता। क्यों मान के चल रहे हैं, आपको भी पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे वो बॉडी स्टेबल हो जाती है। जैसे कोई लंबी सी डंडी ली मैंने उसको यहाँ एंड पे से ऐसे रखा, वो गिर जाएगी, जिस साइड मास ज्यादा होगा गिर जाएगी, फिर आगे गई फिर गिर गई। लेकिन जहां पे दोनों जगह इक्वल मास हो जाएगा वहां एक हमें ऐसा पॉइंट मिलेगा, वो डंडी नीचे नहीं गिरेगी, हमारी उंगली भी स्टेबल हो जाएगी, होती है ना। सर्कस वगैरह में भी दिखाते हैं और वैसे भी आते हैं, जैसे वो दिखाते हैं ना कि ऐसे एक उंगली पे ऐसे रखा हुआ है, वो क्यों, क्योंकि उनको वो पॉइंट पता है कि सेंटर ऑफ मास है, उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया, उन्होंने तो करके देखा है सिंपल, तो वो सेंटर ऑफ मास है, उसकी वजह से दोनों साइड क्या है, इक्वल मास है और वहां पे वो स्टेबल हो जाती है। तो उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। भाई ये माना जाता है कि वहां पे सारा मास कंसंट्रेट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, जैसे सपोज करो मैंने क्या किया, आटे के साथ
जैसे वो बनाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, तुम चिप्स खाते हो वो गोल होते हैं, अरे पोटैटो चिप्स होते हैं जो डफ नट टाइप में होता है, मतलब ऐसे सर्कल है। मुझे याद नहीं क्योंकि मेरे को स्नैक्स के बारे में इतना नहीं पता, ठीक है। ये है, तो क्या इसके सेंटर में होता है? कुछ नहीं होता ना, लेकिन इसका भी सेंटर ऑफ मास यही मानेंगे। इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? सेंटर क्या होगा? यही होगा, लेकिन क्या यहाँ पे है मटेरियल? नहीं है, सिंपल सी बात है। तो यानी सेंटर ऑफ मास पे जब हम डिफाइन करेंगे तो यही बोलेंगे कि सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का एक ऐसा पॉइंट है जहां पर होल मास सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। डेफिनेशन के अंदर भी हम लिखेंगे सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, सपोज किया गया है, ठीक है। तो चलो एग्जांपल लेते हैं। मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को फेंकूंगी, मैंने ऐसे फेंका, पैराबोलिक पाथ कवर कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर अब मैं चौक को छोड़ो, फिर डस्टर को ऐसे फेंकती हूँ, ऐसे करके ऐसे, तो ये डस्टर कैसे जाएगा? ऐसे जाता हुआ फिर नीचे गिरेगा, यानी ये डस्टर पैराबोलिक पाथ में जा रहा है, प्लस रोटेट भी तो है ये, लेकिन इसके अंदर अब कितने पार्टिकल्स हैं? अब ये जो है नंबर ऑफ एटम्स का बना हुआ है, इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। हर एक पार्टिकल क्या पैराबोलिक पाथ कवर कर रहा है? नहीं। पार्टिकल तो कैसे जा रहे हैं? पार्टिकल तो ऐसे जा रहे हैं सारे, है ना, पार्टिकल तो ऐसे जा रहे हैं, लेकिन एक सेंटर ऑफ मास, इस डस्टर का सेंटर ऑफ मास ऐसा है जो क्या कर रहा है? पैराबोलिक पाथ कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसके सभी पार्टिकल्स के मोशन को स्टडी करना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं? सेंटर ऑफ मास को स्टडी करते हैं, जहां से हमें इस बॉडी के बारे में सारा पता चल जाता है। क्लियर है? तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा? सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ बॉडी is defined as the point where whole mass of body is supposed to be concentrated. अब जैसे मैंने क्या कहा था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। मान लो ये जितना मास, पूरा जो टोटल मास है, यहाँ पे भी इसका मास क्या है? सपोज करो m, यहाँ पे भी क्या है? m है। तो एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे होगा इसका सेंटर ऑफ मास जो सेंटर है ना। लेकिन अगर मैं इसको 2m कर दूँ तो सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होगा? लार्ज मास की तरफ, लार्ज मास की तरफ होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे उंगली रखोगे, जहाँ मास ज्यादा है उधर जाएगा, फिर इधर करेंगे उधर जाएगा। तो एक कैसे कैलकुलेट करोगे? जैसे सपोज करो ये कैलकुलेट कैसे करोगे भाई? यहाँ पे मास 2m है, यहाँ पे ये, वैसे तो ये छोटा है, जब लेंथ ज़्यादा होगी डंडी के साथ अगर हम करके देखें ऐसे, ठीक है। मैं जब यहाँ से इधर आ रही हूँ, गिर रहा है, ये गिर रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये नहीं गिरेगा, यानी वो पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ मास, क्योंकि वहां पे इसने क्या किया? दोनों मास को क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। अब तुमने देखा होगा जो ये रस्सी पे कई बार क्या होता है, कोई पर्सन चल रहा है, वो क्या करते हैं? हाथ में एक डंडी सी लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि जब देखो हम खड़े क्यों हैं यहाँ पर? क्योंकि हमारी बॉडी का मास, हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? हमारे नेवल के आसपास होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो हाथ है हमारे दोनों, ये क्या कर रहे हैं? हमारी बॉडी के मास को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से नेवल के आसपास क्या है? हमारा सेंटर ऑफ मास है, हम खड़े हैं। अगर सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पे होता तो हम तो ऐसे टेढ़े नहीं हो जाते, क्योंकि हमने क्या कहा? सेंटर ऑफ मास क्या है? वेयर होल मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। समझ आई बात? थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है लेकिन इंटरेस्टिंग है। क्लियर हुई ये बात? मैंने जो कहा है समझ आई? ठीक है। अब वो डंडी क्यों लेता है? क्योंकि जब वो रस्सी पे चलेगा उसका बैलेंस क्या होगा? डगमगाएगा। बेटा मोबाइल में वीडियो कैसी बन रही है वो देखने की बजाय इधर कंसंट्रेट करो, ओके। हाँ, तो
जब वो रस्सी के ऊपर जाएगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ वेट अनबैलेंस होगा, डगमगाएगा। तो वो क्या करता है, वो डंडी लेता है साथ में, वो डंडी ऐसे होती है, ठीक है। जब वो ऐसे लेता है तो उसमें क्या होता है, वो क्या करता है, इसको सेंटर से पकड़ता है, डंडी को सेंटर से पकड़ता है ऐसे। क्यों? आधा वेट उधर, आधा मतलब मास उधर, आधा मास इधर, तो वो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। यानी ये सेंटर जो है ये क्या बन जाता है, उसका सेंटर ऑफ मास, जिसकी वजह से वो वहां पर ऐसे खड़ा हो सकता है रस्सी के ऊपर, ठीक है। तो ये करके मत देखना, कभी कोई सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, ठीक है। ऐसा उल्टा काम नहीं करना। बट मैं बता रही हूँ सेंटर ऑफ मास क्या है, जहाँ पे होल मास कंसंट्रेट करता है, लेकिन एक्चुअल में नहीं करता। एक्चुअल में सारा मास वहाँ कैसे आएगा, मास तो कैसे आएगा भाई, यहाँ भी पार्टिकल है, यहाँ भी पार्टिकल है, तो उसको कुछ ना कुछ तो मास होगा, मास तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। लेकिन सपोज टू बी इसीलिए लगाया कि एक्चुअल में नहीं होता, लेकिन उस पॉइंट पे वो स्टेबल हो रही है, तो ये मान के चला जाता है, मान के चलते हैं कि वहां पे सारा मास होगा, तभी तो कंसंट्रेट होगा, तभी तो वो बैलेंस कर रहा है, तभी तो स्टेबल है। ये बस फर्क इतना है, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो सेंटर पे आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, लेकिन अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, मास क्या है, अनयूनिफॉर्मली है, कोई ज्यादा इधर है, कम इधर है, तो जिस साइड मास ज्यादा होगा उस साइड क्या होगा, पॉइंट सेंटर ऑफ मास का शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया? चलो अब एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं कि सेंटर ऑफ मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपके सिलेबस में n पार्टिकल्स के लिए नहीं है, सेंटर ऑफ मास 2 पार्टिकल के लिए, तो हम पहले 2 पार्टिकल के लिए ही कर रहे हैं, n के लिए लास्ट रिजल्ट बता दूंगी, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ 2 particles of a system, भाई ये कहने का क्या मतलब है इसका, कि एक सिस्टम है जिसके अंदर सिर्फ कितने पार्टिकल है, 2 पार्टिकल, इसकी बात है, ठीक है। तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये इसका क्या है, जेड एक्सिस, ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, ठीक है भाई, क्लियर है। हमने एक सिस्टम माना जिसके अंदर 2 पार्टिकल है, तो मैंने माना एक पार्टिकल है ए पोजीशन पर, जो सेंटर से किस पोजीशन पर है, R1 पोजीशन पर। एक पार्टिकल माना मैंने बी पॉइंट पर, जो किस पोजीशन वेक्टर पे है, ठीक। यहाँ पे ही मैंने पोजीशन मानी, ये है सेंटर। इस पार्टिकल का मास मान लिया m1, इसका मास माना मैंने m2, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। ये यहां से किस पोजीशन पर है, कैपिटल R। क्लियर, समझ आ गया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लो, पिछला सिलेबस किया हुआ है ना। जब हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, ये मैंने ऐसे लिखा, इसको हम क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? हाँ, एक आवाज से आई है, ठीक, बोलो। ये तो हो गया पोजीशन वेक्टर, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कौन बोला? गुड। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। मैंने क्या कराया था जब वेक्टर्स किए थे, हमने क्या बोला था कि अ वेक्टर विच रिप्रेजेंट द पोजीशन इज पोजीशन वेक्टर एंड विच रिप्रेजेंट चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। याद रखना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम कंसीडर किया, एक्स वाई जेड, और उसका ओरिजिन है, और उस सिस्टम के अंदर हमने क्या किया, 2 पॉइंट कंसीडर किए, पॉइंट ए एंड बी, जिस पर 2 पार्टिकल रखे गए ऑफ मास m1 एंड m2 एंड विच इज एट अ पोजीशन वेक्टर r1 एंड r2। लेट c be the point of center of mass which is at a position vector r। क्लियर, समझ आ गया? अब ये दोनों पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली आपस में फोर्स लगाएंगे। कोई भी सिस्टम है वहां पर 2 टाइप के फोर्स लगते हैं, इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स यानी जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो फोर्स है, और एक्सटर्नल यानी जो बाहर से लगा, ठीक है। तो इंटरनल यहाँ पे क्या होगा, इंटरनल होगा एक F12 एक F21, इंटरनल फोर्स ऑन पार्टिकल A ड्यू टू B, A पर लग रहा है ड्यू टू B, एंड इट इज इंटरनल फोर्स ऑन पार्टिकल B ड्यू टू A।
ऑन ए एंड F2 है हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल B, ठीक है। तो यहाँ से हमने शो कर दिया ये है F1 फोर्स और यहाँ से क्या है F2, क्लियर। तो टोटल फोर्स क्या होगा सबका सब पहले नोट कर लें। अब हमने माना इफ V1 and V2 की द वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल फर्स्ट एंड सेकंड, मैंने माना इस A पार्टिकल की क्या है वेलोसिटी V1 और इसकी क्या है V2, तो दोनों की अब हम क्या करते हैं लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, वेरी गुड, लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1 कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। सिमिलरली लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m2 क्या होगा, m2 इनटू। अब हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है, क्या कहता है वो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यही कहते हैं। तो बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अगर मैं फर्स्ट पार्टिकल की बात करूं, फर्स्ट पार्टिकल पे मान लो मोमेंटम कितना है p1 और सेकंड का कितना है p2, तो dp1 बाय dt कितना है, फर्स्ट पे फोर्स कौन सा लगा था F12 प्लस टोटल फोर्स लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड सिमिलरली चलिए साइड में बात करेंगे, तो p1 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, p1 की वैल्यू पुट करेंगे कितना आएगा d by dt m1 v1 F12 प्लस, ठीक। सिमिलरली सेकेंड बॉडी में dp2 कितना होगा F21 प्लस F2, p2 कितना है mv2 मैंने यहाँ लिखा है, v2 इज इक्वल टू F21 प्लस, ठीक है। इसको नाम दे दो इक्वेशन 1, इसको दे दो नाम इक्वेशन 2। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 लिखो ये पहले, ये कौन कौन बना रहा है, now adding equation 1 and 2, adding equation 1 and 2 will get d by dt m1 v1 plus d by dt m2 v2 is equal to f12 plus f1 f21 plus f2, ठीक है। अब न्यूटन थर्ड लॉ यूज करो, हाँ जी क्या देगा, ध्यान तो है ये ना, कोई बात। तो हमारे पास ये भी नहीं क्वेश्चन m1 v1 प्लस m2 v2 is equal to F12 plus F1 plus F21 plus F2। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यानी न्यूटन थर्ड लॉ से जो इंटरेक्शन है वो जीरो हो सकती है, बाहर से जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है वो थोड़ी जीरो हो सकता है। तो दैट मींस हम क्या कहेंगे F12 is equal to minus of F21, तो इन दोनों का सम कितना हो गया जीरो। तो हमारे पास क्या बचा d by dt m1 v1 plus d by dt m2 v2 is equal to f1 plus f2, जिसको मैंने डिनोट कर दिया f से, टोटल एक्सटर्नल फोर्स, क्लियर है, ठीक है। अब याद करें, दोबारा से जाएं काइनेमेटिक्स में, वेलोसिटी क्या होती थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी v1 कितना होगा dr1 by dt, v2 कितना होगा dr1। तो as v1 is equal to dr1 by dt and v2 is equal to dr2 by
प्लस m2 बाहर लिया d/dt r इज इक्वल टू, अब देखो डेरिवेटिव में हमने पढ़ा हुआ है स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना, स्क्वायर होगा तो कैसे आएगा, स्क्वायर हुआ तो ये बना m1 d स्क्वायर r1 बाय dt स्क्वायर, m2 d स्क्वायर r2 बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। अब मास को ले जाओ अंदर दोबारा से, क्या बनेगा, तो अब लेके जाओ अंदर m1 r1 बाय dt स्क्वायर d स्क्वायर m2 r2 बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू f, d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर कॉमन, क्या बनेगा m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल टू, अब क्या करो, टोटल मास कितना बनेगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा m1 प्लस m2 बाय m1 प्लस m2 है, अंदर ले जाते हैं उसको, d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर m1 r1 प्लस m2 r2 बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। हाँ भाई क्लियर है, समझ आया। देखो ये तो कब है, देखो हमारे पास दो मेथड है भाई, हमें पार्टिकल्स को, मास को, वेलोसिटी को, सबको कंसीडर करके फिर हमने सेंटर ऑफ मास निकालना। एक हमारे पास तरीका होता है भाई, मुझे पता है सेंटर ऑफ मास किस पोजीशन वेक्टर पे है, उस वाले तरीके से, तो हमने इनके तरीके से जब फोर्स निकाला हमारे पास इक्वेशन बनी है थर्ड इक्वेशन, ठीक है। लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी होती है चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, हाँ भाई होती है ना, ये बनेगा। और यहाँ पे r क्या है, कैपिटल R है, और मास क्या है m1 प्लस m2, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि सेंटर ऑफ मास पे होल मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, तो यानी यहाँ पे टोटल मास m1 प्लस m2, तो हम कहते हैं कि r is the position vector of center of mass तो f कितना आएगा हमारे पास m1 प्लस m2 d स्क्वायर r बाय dt स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4 आएगा, हाँ बेटा आएगा, बेटा बोलो क्लियर हुई है बात समझ, तो करो कंपेयर इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को। नाउ ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो क्या है, बाकी सारा तो सेम है, सिर्फ ये r की जगह ये आया, हमारे पास r कितना है m1 r1 प्लस m2 m1 प्लस m2, so this one is the position vector of center of mass। यानी अगर हमें मास पता हो और इन दोनों पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर पता हो तो हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है। अब अगर वो कहते हैं कि सिस्टम के अंदर n पार्टिकल्स है, फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो क्या कहेंगे हम कि भाई n पार्टिकल्स है, लो भाई लिख देते हैं फिर n पार्टिकल्स के लिए m2 r2 m3 r3, जितने भी पार्टिकल है वहां तक लिखना पड़ेगा, यानी अप टू mn rn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। अब पोजीशन वेक्टर आ रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट भी तो तीन है, x y z तीन कोऑर्डिनेट है, तो वो कोऑर्डिनेट भी तो फाइंड करने के लिए कह सकते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, ये नोट कर लिया,
तो मैं मान के चलती हूँ इफ XCM, YCM, ZCM be the coordinates of center of mass. ठीक है, तो क्या आएगा? X एक्सिस की बात कर रहे हैं तो हम क्या लेंगे? पोजीशन वेक्टर X कोऑर्डिनेट लेंगे। हाँ भी X लेंगे, नीचे तो लेना ही टोटल मास है। ठीक है, सिमिलरली जब मुझे y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है और z कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? वैसे तो देखो इसके एग्जाम्पल आपके सिलेबस में नहीं है, काफी हद तक सिलेबस में से डिडक्ट कर दिया है इसमें से, लेकिन फिर भी तुम्हें समझ आ गया है सेंटर ऑफ मास। इसके एक दो एग्जाम्पल हम कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि पता चल जाए एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है ना, थोड़ा एक दो एग्जाम्पल देके उससे समझ लेंगे कि सेंटर ऑफ मास क्या है। ठीक, इसके न्यूमेरिकल्स अगर करते हैं तो क्या होगा? उसमें मास दिया होगा, आपको पोजीशन वेक्टर की पोजीशन दी होगी, भाई एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, जेड क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है। तो आज मैं तुम्हें ग्रुप में डाल दूंगी हमारे न्यूमेरिकल्स, वो न्यूमेरिकल करके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए, और जितना हुआ है वो रिवाइज करके आते ही पहले क्वेश्चन पूछूंगी, नेक्स्ट फिर स्टार्ट करूँगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो में तो मैं क्वेश्चन पूछ नहीं सकती थी, अब तो पूछ सकती हो ना।